start with inflammation. Inflammation के अंदर पहला क्वेश्चन है define chronic inflammation, give two characteristics of chronic inflammation. Chronic inflammation is an inflammatory process जो कि prolonged duration के अंदर होगा. इसमें 3 प्रोसेस होंगे. नंबर 1 एक्टिव इन्फ्लेमेशन, दूसरा टिश्यू डिस्ट्रक्शन और तीसरा अटेम्प्ट टू रिपेयर. ये तीनों प्रोसेस साथ में चल रहे होंगे. यानी इन्फ्लेमेशन भी, टिश्यू की डिस्ट्रक्शन भी हो रही होगी और टिश्यू की रिपेयर सब कुछ साथ साथ चल रहा होगा साइमल्टेनियसली. कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि हमारे पास वहाँ पे मोनोन्यूक्लियर सेल्स यानी न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस, लिम्फोसाइट्स, सॉरी न्यूट्रोफिल्स नहीं आएंगे, मैक्रोफेजेस, लिम्फोसाइट, प्लाज्मा सेल्स आएंगे. टिश्यू डिस्ट्रक्शन जो है उसके प्रोडक्ट्स होंगे वहाँ पे इन्फ्लेमेटरी सेल जो टिश्यू डिस्ट्रक्शन की वजह से बन रहे हैं और रिपेयर की वजह से वहाँ पे न्यू वेसल जो प्रोलिफरेट कर रही होंगी, एंजियोजेनेसिस हो रही होगी, फाइब्रोसिस हो रही होगी. नेक्स्ट इनहेरिट 3 कॉजेस ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन. कॉजेस क्या है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की? नंबर 1 एक्यूट इन्फ्लेमेशन की वजह से हमारे पास क्रॉनिक हो सकती है. एक्यूट जो है रिजॉल्व नहीं हुई और परसिस्ट करती रही, जिसकी वजह से हमारे पास क्रॉनिक जो है इन्फ्लेमेशन होगी. लाइक लंग्स के अंदर डिस्ट्रक्शन वगैरह, यहाँ क्रॉनिक लंग एब्सेस बन गई. ठीक है. दूसरी रीजन ये है कि रिपीटेड बार बार अटैक हुए रिपीटेडली एक्यूट इन्फ्लेमेशन के, लाइक सक्सेसिव अटैक हुए, फीवर, पेन और स्वेलिंग वगैरह के, तो वो एक्यूट से क्रॉनिक हो गई. एलर्जिक डिजीजेस के अंदर, एस्मा के अंदर. उसके अलावा हमारे पास मोर क्यूरियसली हमारे पास कैसे हुई कि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन बिगिन हुई, पहले लो ग्रेड थी, लो ग्रेड रिस्पॉन्स है, कोई क्लासिकल सिम्टम नहीं आए, लेकिन फिर उसके बाद हमारे पास डिसेबलिंग ह्यूमन डिजीजेस बन गई, लाइक रिमेटॉइड आर्थराइटिस, टीबी, क्रॉनिक लंग डिजीज. ये डिजीज जो है अबव मेंशन्ड, उनकी सेटिंग क्या है? परसिस्टेंट इन्फेक्शन हुआ इंट्रासेलुलर माइक्रोऑर्गेनिज्म की वजह से, कोई ट्यूबरकल बेसिलाई की वजह से, वायरल फंगल इन्फेक्शन की वजह से, जो कि लो टॉक्सिसिटी था, इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन उसने कर दिया. प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर होता रहा टॉक्सिक सब्सटेंसेस के साथ, सिलिकोसिस, एस्बेस्टोसिस या इम्यून रिएक्शन हुआ कोई, जिसकी वजह से हमारे पास जो बंदे का अपना ही था उसने ऑटोइम्यून कोई डिजीज करा दी, रिमेटॉइड आर्थराइटिस टाइप. नेक्स्ट डिस्क्राइब ब्रीफली द प्रोसेस ऑफ कीमोटैक्सिस. कीमोटैक्सिस क्या होती है कि डब्ल्यूबीसी जो है वो मूव कर जाते हैं टुवर्ड द इंजरी की साइड. डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ डब्ल्यूबीसी इज द इरिटेंट इन द एरिया ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन. यहाँ पे एक्यूट इन्फ्लेमेशन हुई है वहाँ पे मूवमेंट, इसको कीमोटैक्सिस कहते हैं. एक्सोजिनस होती है और एंडोजिनस. एक्सोजिनस कैसे होगी? बैक्टीरियल प्रोडक्ट्स की वजह से आएगी. एंडोजिनस कैसे होगी? कंप्लीमेंट सिस्टम की वजह से आएगी, C5a और C3a. मैकेनिज्म क्या है? कीमोटैक्टिक फैक्टर जो है वो हमारे पास स्पेसिफिक रिसेप्टर पे, सेल मेम्ब्रेन पे बाइंड करेंगे ग्लूकोसाइड की, जो एक्टिवेट करेंगे फॉस्फोलाइपेज सी या जी प्रोटीन पाथवे को. फॉस्फोलाइपेज सी जो है वो IP3 और DAG बनाएगा. IP3 जो है वो कैल्शियम रिलीज कराएगा इंट्रासेलुलर स्टोर से और इन्फ्लक्स कराएगा एक्स्ट्रासेलुलर से. इसके अलावा हमारे पास जो साइटोसोल के अंदर कैल्शियम जो है वो ज्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारे पास कंट्रैक्टाइल एलिमेंट जो है वो ल्यूकोसाइड की मूवमेंट कराएंगे टुवर्ड द सोर्स ऑफ कीमोटैक्टिक फैक्टर. कैरेक्टर क्या है? हमारे पास कुछ स्पेसिफिक जो है वो ईच ऑर्गेनिज्म जो है वो स्पेसिफिक ल्यूकोसाइड को अटैक करते हैं. लाइक कोकाई जो है वो न्यूट्रोफिल को, एलर्जिक रिएक्शन में एओसिनोफिल आते हैं. बेसिलाई जो है मोनोसाइट्स को, पैरासाइट जो है वो पैरासाइट एओसिनोफिल PE, बेसिला BM, बेसिला जो है मोनोसाइट्स को, कोकाई न्यूट्रोफिल्स या बैक्टीरिया जो है वो कोकस बैक्टीरिया जो है वो न्यूट्रोफिल को, एलर्जिक रिएक्शन में एओसिनोफिल, वायरल इन्फेक्शन में लिम्फोसाइट्स. इसके बाद हमारे पास डिस्क्राइब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ इंक्रीज परमेबिलिटी ऑफ वेसल इन एक्यूट इन्फ्लेमेशन. एक्यूट इन्फ्लेमेशन में हमारे पास वेसल्स के अंदर परमेबिलिटी क्यों बढ़ती है? नंबर 1 एंडोथेलियल गैप्स बन जाते हैं वेन्यूल्स में. दूसरा साइटोस्केलेटल जो है जो फॉर्मेशन करा रहा है स्ट्रक्चर की वो रीऑर्गेनाइज होता है. तीसरा वहां पे ट्रांससाइटोसिस होती है, ट्रांससाइटोसिस इंक्रीज होती है. तीसरा चौथा ये कि डायरेक्ट एंडोथेलियल इंजरी होती है, ल्यूकोसाइट डिपेंडेंट इंजरी होती है और डिलेड प्रोलॉन्ग्ड लीकेज हो रही होती है. क्या पाथवे? नंबर 1 गैप्स बन जाते हैं वेन्यूल्स में वेजोएक्टिव मीडिएटर्स की वजह से. दूसरा हमारे पास गैप्स साइटोस्केलेटन की रीऑर्गेनाइजेशन की वजह से बनेंगे, कैपिलरीज वगैरह में. तीसरा डायरेक्ट इंजरी हो सकती है, कोई डायरेक्ट इंजरी की वजह से आर्टियल वेन्यूल्स के अंदर गैप बनेंगे. चौथा हमारे पास ल्यूकोसाइट डिपेंडेंट इंजरी के जो है व्हाइट ब्लड सेल्स गैप कर रहे हैं उसकी वजह से हो सकती है. तीसरा ट्रांससाइटोसिस, वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर वगैरह ज़्यादा हो गए तो ट्रांससाइटोसिस ज़्यादा हो गई है. अब इमीडिएट रिस्पॉन्स क्या आएगा? परमेबिलिटी के अंदर एंडोथेलियल सेल जो है वो कंट्रैक्ट करेंगे हिस्टामिन और ब्रेडिकाइनिन के एक्शन में और एंडोथेलियल गैप जो है वो वाइडन हो जाएंगे. सेल्स जब कंट्रैक्ट करेंगे, लाइक यूं करके सेल्स पड़े हुए हैं, गैप नहीं है, सेल्स जो है वो कंट्रैक्ट कर गए हैं तो अंदर गैप आ गया और वेस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी. फिर उसके बाद डिलेड परमेबिलिटी रिस्पॉन्स कैसे आएगा? एंडोथेलियल सेल्स जो है वो अपनी जगह से रिट्रैक्ट हो जाएंगे. ये हमारे पास, इससे हमारे पास प्रोलॉन्ग्ड टाइम के लिए वाइडन गैप आएंगे और वेसल्स की परमेबिलिटी बढ़ जाएगी. तीसरा हमारे पास सस्टेन्ड रिस्पांस कैसे आएगा? स्वेयर एंडोथेलियल इंजरी होगी जिसकी वजह से एंडोथेलियल सेल की क्रॉस और डिटैचमेंट हो गई है. चौथा ल्यूकोसाइट डिपेंडेंट एंडोथेलियम इंजरी के अंदर क्या होगा? ल्यूकोसाइट एग्रीगेट करेंगे, एडहेयर करेंगे एंडोथेलियम को, वहाँ पे इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स आएंगे, ल्यूकोसाइट एक्टिवेट होंगे और वहाँ पे हमारे पास टॉक्सिक ऑक्सीजन स्पीशीज और प्रोटियोलिटिक एंजाइम आएंगे, वो एंडोथेलियम को डैमेज करेंगे जिसकी वजह से हमारे पास वेसल्स की परमेबिलिटी बढ़ जाएगी. इसके अलावा रीजनरेटिंग कैपिलरीज की वजह से एंडोथेलियल जो है वो ड्यूरिंग रिपेयर एंडोथेलियल सेल प्रोलिफरेट न्यू ब्लड वेसल. न्यू ब्लड वेसल जो है वो हाईली परमेबल होंगी, इंक्रीज लीकेज होगी और एडिमा होगा. क्वेश्चन नंबर 4 है ब्रीफली राइट द फंक्शन ऑफ मैक्रोफेजेस. मैक्रोफेजेस का फंक्शन क्या है? फेगोसाइटोसिस. फेगोसाइटोसिस का मैकेनिज्म क्या है? सबसे पहले रिकॉग्निशन होती है और अटैचमेंट होती है. फेगोसाइटिक सेल जो है वो इरिटेंट के साथ अटैच करेंगे, फिर इन केस लिविंग इरिटेंट है तो अटैचमेंट जो है वो हेल्प होगी बाय ऑप्सोनाइजेशन. ऑप्सोनाइजेशन से जो है वो फिक्स हो जाएगा ऑर्गेनिज्म ऑन द फेगोसाइट ऑन द एंटीबॉडी
टू बी फेगोसाइटोज। दूसरा सरफेस फेगोसाइटोसिस हो सकती है, यानी फिक्सेशन हो जाएगी फिब्रिन नेटवर्क के थ्रू। फिर सेकंड पे होगी इंडाइजेशन। इंडाइजेशन के ऊपर ये होगा कि ऑर्गेनिज्म जो है वो सरफेस ऑफ ल्यूकोसाइट के साथ अटैच करेगा। सरफेस के ऊपर सूडोफिलियाज आ जाएंगे, सूडोफिलियाज जो है वो इनगल्फ कर लेंगे ऑर्गेनिज्म को और फेगोसोम बनेगा। थर्ड के ऊपर होगी फिर उसकी डाइजेशन, जो हमने इंजेस्ट कर लिया ऑर्गेनिज्म, उसकी होगी डाइजेशन, वो लाइसोसोम और फेगोसोम मिलेंगे, फेगोलाइसोम बनेगा, वहां से लाइसोसोमल कंटेंट लीक होगा, लाइसोसोमल कंटेंट लीक होगा तो वो ऑर्गेनिज्म को किल कर देगा। चौथा होगा फिर किलिंग बाय ऑक्सीजन डिपेंडेंट सिस्टम। ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास सुपर ऑक्साइड्स वगैरह बनाएगा। ऑक्सीजन डिपेंडेंट सिस्टम लाइसोसोमल एंजाइम, एक ऑक्सीजन डिपेंडेंट है जो कि सुपर ऑक्साइड्स वगैरह बनाएगा, दूसरा ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट है जो कि लाइसोसोमल एंजाइम है। इन दो पाथवे से किलिंग होगी। इसके बाद हमारे पास पोटेंशियल होगा ऑफ बीइंग एक्टिवेटेड बाय टिश्यू इंजरी और फाइब्रोसिस वगैरह कॉज होगी। सिंपल। मैक्रोफेज क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में क्या करते हैं, ये हमारे पास कॉन्टिन्यूड रिक्रूटमेंट ऑफ मोनोसाइट से बनते हैं, सर्कुलेशन में आते हैं, वहाँ पे हमारे पास प्रोलिफरेशन होती है, उसके बाद मैक्रोफेजेस जो है इमोबिलाइज हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेबुलेट द केमिकल्स मीडिएटर ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन अलॉन्ग विद देयर फंक्शन। सबसे पहला वेजोएक्टिव मीडिएटर्स कौन से हैं, वेजोएक्टिव अमाइंस। वेजोएक्टिव अमाइन के अंदर हिस्टामिन और सेरोटोनिन है, ये केमिकल मीडिएटर जो है वैस्कुलर परमिएबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। नेक्स्ट है C3A C5A, ये एनाफाइलोटॉक्सिन्स हैं, ये वैस्कुलर परमिएबिलिटी को इंक्रीज करते हैं और ये हमारे पास रिलीज कराते हैं हिस्टामिन फ्रॉम मास्ट सेल। C5A जो है वो हमारे पास कीमोटैक्टिक और नॉक्शियस फैक्टर्स रिलीज कराता है न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेजेस से। C3B जो है वो ऑप्सोनिन है, ऑप्सोनिन जो है वो ऑप्सोनाइजेशन के अंदर हेल्प करेगा। C5B9 जो है ये मेम्ब्रेन अटैक कम्प्लेक्स मैक बनाता है, जिसकी वजह से होल्स हो जाएंगे मेम्ब्रेन के अंदर, दोनों फ्रंट की भी और फोक की भी, यानी बॉडी के सेल्स में भी और जो बाहर के सेल्स हैं उनमें भी। ब्रेडिकाइनिन जो है वो हमारे पास वेस्कुलर परमिएबिलिटी को इंक्रीज कराएगा, ब्लड वेसल्स को डायलेट कराएगा और नॉन वेस्कुलर स्मूथ मसल्स को कंट्रैक्ट कराएगा और पेन कॉज कराएगा ब्रेडिकाइनिन। थ्रोम्बोक्सिन A2 प्लेटलेट एग्रीगेट्स बनाएगा, जिससे ब्लड वेसल्स और ब्लड वेसल की कंस्ट्रिक्शन वगैरह कराएगा। प्रोस्टासाइक्लिन वेसल वॉल से रिलीज होगा। वेजोएक्टिव अमाइंस C3A C5A C3B C5B9 ब्रेडिकाइनिन थ्रोम्बोक्सिन प्रोस्टासाइक्लिन, ये हमारे पास डिफरेंट तरह के वो हैं वेजोएक्टिव मीडिएटर इन क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। इनुमरेट केमिकल मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन। केमिकल मीडिएटर्स के अंदर हमारे पास जो हैं नंबर 1 उन पे होता है प्री फॉर्म, जो पहले से ही बने हुए होते हैं सेल्स के अंदर। प्री फॉर्म ग्रैन्यूल के अंदर हिस्टामिन सेरोटोनिन लाइसोसोमल एंजाइम्स हैं और सोर्स केस का हिस्टामिन का मास्ट सेल बेसोफिल, सेरोटोनिन का प्लेटलेट्स और लाइसोसोमल एंजाइम का न्यूट्रोफिल मैक्रोफेजेस। न्यूली सेंसाइज, जो सेल न्यूली सेंसाइज कर रहा है, प्रोस्टाग्लैंडिन ल्यूकोट्राइन प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर एक्टिवेटेड ऑक्सीजन स्पीशीज नाइट्रिक ऑक्साइड साइटोकाइन, ये सारे जो हैं ये ल्यूकोसाइट्स या WBC से आ रहे हैं और जो साइटोकाइन है वो लिम्फोसाइट से आ रहे हैं। इसके बाद फैक्टर 12 होता है जिसको हैगमैन फैक्टर कहते हैं। हैगमैन फैक्टर काइनिन सिस्टम वगैरह को एक्टिवेट कराता है, कोagulation कैस्केड को एक्टिवेट कराता है। और कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन इसके अंदर C3A C5A C3B और C5B9, ये C3A 5A एनाफाइलोटॉक्सिन्स हैं और C5B9 मैक अटैक मेम्ब्रेन अटैक कम्प्लेक्स है। ये यहाँ से कुछ रह गए जो कि इधर थे, वो उसके अंदर है ल्यूकोट्राइन C4 D4 E4, ये हमारे पास क्या करेंगे वेस्कुलर परमिएबिलिटी को इंक्रीज करेंगे और B4 जो है वो एडहेयर कराएगा पोलीज को टू द मेम्ब्रेन। प्रोस्टाग्लैंडिन ल्यूकोट्राइन, ये हमारे पास ऑर्टिकॉइड्स हैं, शॉर्ट रेंज लॉकली एक्टिव हार्मोन्स हैं और मोनोकाइन्स इंटरल्यूकिन 1 ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, ये हमारे पास एक्यूट फेज रिएक्शन के अंदर आएंगे। इसके बाद है हमारे पास ब्रीफली डिस्क्राइब ट्रिपल रिस्पॉन्स। ट्रिपल रिस्पॉन्स के अंदर फ्लश फ्लेयर व्हील, फ्लश फ्लेयर व्हील। फ्लश के अंदर क्या होगा, कैपिलरी की डायलेशन होगी, एरिया रेड हो जाएगा। फ्लेयर के अंदर आर्टेरियल डायलेशन होगी और वहां पे ब्लड आएगा, ऊजिंग ऑफ ब्लड होगी। व्हील के अंदर एक्सुडेशन और एडिमा होगा। राइट ए नोट ऑन वेजोएक्टिव अमाइंस। वेजोएक्टिव अमाइंस जो है वो उनके अंदर हिस्टामिन है, सेरोटोनिन है। हिस्टामिन जो है वो हमारे पास मास्ट सेल और बेसोफिल सेल और प्लेटलेट से प्रोड्यूस होती है। सेरोटोनिन जो है वो प्लेटलेट से प्रोड्यूस होती है। ये जो है प्लाज्मा फिजिकल इंजरी का स्टिमुलस है। फिजिकल इंजरी यहाँ फिर हमारे पास प्लेटलेट एग्रीगेशन, ब्लड वेसल डायलेशन इस तरह से रिलीज होगी। और जो सेरोटोनिन है ये हमारे पास प्लेटलेट के कंटेक्ट ऑफ प्लेटलेट एग्रीगेट विद दोनों के अलावा साइटोकाइन हैं वो पॉलीपेप्टाइड्स हैं जो कि एक्टिवेटेड लिम्फोसाइट से प्रोड्यूस होते हैं मैक्रोफेजेस से और मॉड्यूलेट करते हैं सेल के फंक्शन को। इससे हमारे पास इंटरल्यूकिन 1 टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर, इंटरल्यूकिन 1 टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर एक्यूट फेज रिएक्शन के अंदर आता है, जैसे फीवर होता है, स्लीप और एपिटाइट, स्लीप कम हो जाती है, एपिटाइट वगैरह भी कम हो जाती है। एक्यूट फेज प्रोटीन जो है वो ज्यादा होती है, हीमोडायनेमिक इफेक्ट आते हैं, न्यूट्रोफिलिया होता है, एंडोथेलियल इफेक्ट के आते हैं, ल्यूकोसाइट के एडहेरेंस होती है, प्रोस्टाग्लैंडिन सेंसिस होती है, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर की सेंसिस होती है, प्रोकोगुलेंट एक्टिविटी ज्यादा होती है, एंटीकोगुलेंट कम होती है, फिब्रोब्लास्ट की एक्टिविटी होती है, प्रोलिफरेशन वहाँ पे कोलेजन बनती है और प्रोटीएसेस बनते हैं, PGA2 सेंसिस होती है। इंटरल्यूकिन 8 जो कि पावरफुल कीमोएट्रैक्टेड है न्यूट्रोफिल का और एक्टिवेटर है न्यूट्रोफिल का। क्वेश्चन नंबर 7 है 12-year-old boy presents with right lower quadrant pain after 12 hour of duration and appendectomy की अपेंडिक्स की वॉल के साथ हमें न्यूट्रोफिल मिले। व्हाट इज मोस्ट लाइकली प्रोग्नोसिस या पैथोलॉजिकल क्या है, वहाँ पे एक्यूट सेपरेटिव इन्फ्लेमेशन हुई। लिस्ट ऑफ स्टेप क्या है, सबसे पहले वहाँ पे वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी केमिकल मीडिएटर से, फिर वहाँ पे वेजो डायलेशन होगी, वेसल की परमिबिलिटी इंक्रीज होगी, वहाँ पे लीक्स होंगे, एक्सुडेट्स की मार्जिनेशन होगी, रोलिंग एडहेजन, फिर ट्रांसमाइग्रेशन जिसको डायपेटिस कहते हैं,
और फिर कीमोटैक्सिस होगी, वहाँ पे पॉलीमॉर्फ और न्यूट्रोफिल्स आएंगे, न्यूट्रोफिल्स आके फिर वहाँ पे फेगोसाइट मैक्रोफेजेस को अट्रैक्ट करेंगे, वो फेगोसाइटोसिस के लिए रिकॉग्निशन अटैचमेंट एंगल्फमेंट होगी और एट द एंड किलिंग हो जाएगी और एट द एंड टर्मिनेशन हो जाएगी सारे की। केमिकल मीडिएटर एक्यूट इन्फ्लेमेशन में कौन सा है? नंबर 1 केमिकल सब्सटेंस जो कि हमारे पास एक्यूट इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करेंगे, ये केमिकल मीडिएटर्स हैं एक्यूट इन्फ्लेमेशन के। इसमें सेलुलर फैक्टर्स है लाइक अमाइंस, हिस्टामिन, सेरोटोनिन जो कि मास्ट सेल, बेसोफिल और प्लेटलेट सेल रिलीज हो रहे हैं। इसके अलावा प्रोस्टाग्लैंडिन जो कि हमारे पास बहुत सारे सेल से रिलीज होते हैं। इसके अलावा ल्यूकोट्राइन जो कि न्यूट्रोफिल से रिलीज होंगे, लाइसोसोमल कंपोनेंट जो कि न्यूट्रोफिल मैक्रोफेजेस वगैरह से रिलीज होंगे, प्लाज्मा फैक्टर होते हैं, काइनिन, ब्रैडीकाइनिन सिस्टम, कंप्लीमेंट सिस्टम होता है जो कि C1 से C9 तक कम्प्लेक्स पाथवे होता है, क्लासिकल पाथवे होता है, अल्टरनेट पाथवे होता है। इसके अंदर मेम्ब्रेन अटैक कम्प्लेक्स बनते हैं, फ्लाटॉक्सिन्स बनते हैं, कोagulation सिस्टम होता है जो कि फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में चेंज करेगा, फिब्रिनोलिटिक सिस्टम होगा फिब्रिन को डिसॉल्व करेगा। मेन एक्शन केमिकल मीडिएटर का क्या है? वेसोडाइलेशन, और ये हिस्टामिन से होता है वेस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज, ये हिस्टामिन और काइनिन से होता है कीमोटैक्सिस, ये ल्यूकोट्राइन, लाइसोसोमल कंपोनेंट से होता है पेन, ब्रैडीकाइनिन की वजह से होगा, फीवर इंटरल्यूकिन और प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से होगा, और ल्यूकोसाइटोसिस, इंटरल्यूकिन और टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर की वजह से होगा। 3 आउटकम एक्यूट इन्फ्लेमेशन के क्या होंगे? नंबर 1, यहाँ तो एक्यूट इन्फ्लेमेशन रिजॉल्व हो जाएगी, वहाँ पे कंप्लीट रिस्टोरेशन हो जाएगी टिश्यू की आफ्टर इन्फ्लेमेशन, और कोई सेल डेथ और या मिनिमल सेल डेथ होगी और इन्फिल्ट्रेट जो है इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेट उसको रिमूव कर दीजिएगा लोबार निमोनिया केस में। दूसरा हो सकता है कि वहाँ पे हीलिंग हो जाए बाय फाइब्रोसिस, टिश्यू जो है वो रीजनरेट नहीं कर पाया, वहाँ पे फिब्रिन जो है वो आ गया और उसने वहाँ पे स्कार मार्क बना दिया, ठीक है। तीसरा ये हो सकता है कि वो इतना चले कि वो क्रॉनिक बन जाए। तीसरा और चौथा ये कि स्प्रेड और डेथ हो जाए। एक्यूट इन्फ्लेमेशन इज अ रैपिड रिस्पांस टू इंजूरियस स्टिमुलस, इनुमरेट्स डिफरेंट स्टिमुलाई। स्टिमुलाई क्या हो सकते हैं? केमिकल्स कोई आ गए, ड्रग आ गए, टॉक्सिन आ गए जिसकी वजह से एक्यूट इन्फ्लेमेशन, हाइपोक्सिया, इस्कीमिया हो गया, इम्यून रिएक्शन, फिजिकल एजेंट, माइक्रोबियल एजेंट, टिश्यू नेक्रोसिस, फॉरेन बॉडीज। ये मेनली वही स्टिमुलस हैं जो इंजरी वगैरह कॉज कर रहे थे, वही वाले तकरीबन है। लिस्ट वेस्कुलर चेंजेस दैट कॉन्स्टिट्यूट एक्यूट इन्फ्लेमेशन। एक्यूट इन्फ्लेमेशन में क्या होता है? सबसे पहले वेस्कुलर चेंजेस आते हैं। वेस्कुलर के अंदर लोकल वेस्कुलर फिनोमेना क्या आएगा? एंटीबॉडीज, डब्ल्यूबीसीज जो है वो हमारे पास आर कैरिड इन ब्लड, हेंस द इंपॉर्टेंस ऑफ वेस्कुलर चेंजेस इन इन्फ्लेमेशन। सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा? ट्रांसिएंट वेस्कुलर चेंजेस, जिसके अंदर हमारे पास इरिटेंट का डायरेक्ट इफेक्ट आएगा। फिर परमानेंट आएगा ड्यू टू केमिकल मीडिएटर, जिसमें ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज होगा, वहाँ पे एरिया हॉट रेड हो जाएगा। फिर फ्लूइड जो है वो बाहर निकलेगा, जिसके अंदर प्लाज्मा रिच, एस्केप ऑफ प्लाज्मा रिच इन प्रोटीन टू द इंटरस्टिशियल टिश्यू, और वहाँ पे हाई क्योंकि परमेबिलिटी वेसल्स की ज़्यादा हुई है। फिर स्लो होगा ब्लड फ्लो ड्यू टू वहाँ पे इंक्रीज विस्कोसिटी होगी और कैपिलरी बेड ओपन होंगे। फिर स्वेलिंग होगी एंडोथेलियल सेल की, जो कि हमारे पास प्रोजेक्ट करेंगे ल्यूमेन में और रिजल्ट करेंगे ब्लड फ्लो, और फिर सेलुलर एक्सुडेट्स आएंगे। नेक्स्ट है ऑल्दो क्लिनिकल फीचर ऑफ इन्फ्लेमेशन वर डिस्क्राइब्ड इन द इजिप्शियन पेपरास सेल्सस आर रोमन राइटर फर्स्ट लिस्टेड 4 साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन। क्या है वो साइंस क्या है इन्फ्लेमेशन की? तो सेल्सस साइन कौन से हैं? 4 साइन है। रिबोर, रेडनेस जिसके अंदर ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है उसकी वजह से होता है। कैलर, हीट ब्लड इंक्रीज ब्लड फ्लो की वजह से होगी। डॉलर, पेन जो है वो प्रेशर और नर्व्स की वजह से होगा। और ट्यूमर, स्वेलिंग होगा एक्सुडेशन की वजह से। और 5वां साइन जो क्लिनिशियन वर्को ने ऐड किया था, 5वां क्लिनिशियन साइन फंक्शन लीजिया, लॉस ऑफ फंक्शन वहाँ पे सारे एंजाइम्स और लोकल पेन की वजह से लॉस ऑफ फंक्शन होगा। In a 12-year-old boy following an injury, tender red hot swelling developed at site. Trace the sequence of events. सबसे पहले vasoconstriction होगी, immediate vasoconstriction, फिर vasodilation, vascular permeability increase करेगी, लीकेज होगी, margination होगी, rolling adhesion, transmigration, chemotaxis, polymorphonuclear cells की activation होगी, phagocytosis होगी, और attachment, engulfment, killing होगी, और end termination होगी। cellular exudate क्वेश्चन बताना है, what factor attract WBCs out of the vessels? नंबर 1 में सेलेक्टिन जो है वो हमारे पास शॉर्ट एक्सप्रेस करते हैं शॉर्टली आफ्टर द साइटोकाइन एक्टिवेशन। जैसे साइटोकाइन एक्टिवेट हो गए हैं एंडोथेलियल सेल के, वहाँ से सेलेक्टिन रिलीज होंगे। सेलेक्टिन जो है वो हमारे पास एक्टिवेटेड एंडोथेलियल सेल्स जो हैं वो एक्सप्रेस कराएंगे पी सेलेक्टिन मॉलिक्यूल्स को अपने ऊपर विद इन 2 आवर्स आफ्टर द एक्टिवेशन ऑफ ई सेलेक्टिन। इसके बाद हमारे पास क्या होगा? पी सेलेक्टिन क्या है? पी सेलेक्टिन एक्सप्रेस होंगे एंडोथेलियल सेल पे। वो सिलेक्शन ऑफ पी सेलेक्टिन वो इंड्यूस होती है थ्रोम्बिन, ल्यूकोट्राइन कम्प्लेक्सेस, फ्रैगमेंट C5a, हिस्टामिन, टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर, इन सब की वजह से हमारे पास पी सेलेक्टिन जो है वो एंडोथेलियल सेल के ऊपर एक्सप्रेस होंगे। साइटोकाइन्स जो हैं वो एक्सटर्नलाइजेशन कराएंगे वीबल पैलेट बॉडीज जो कि एंडोथेलियल सेल के अंदर प्रीफॉर्म्ड ये प्रेजेंट करते हैं प्रीफॉर्म पी सेलेक्टिन ऑन द सेल सरफेस। पी सेलेक्टिन आ गया। ई सेलेक्टिन क्या है? ई सेलेक्टिन जो है एक्सप्रेस होंगे एक्टिवेटेड एंडोथेलियल सेल पे। इनकी सिंथेसिस जो है वो फॉलो करती है पी सेलेक्टिन शॉर्टली आफ्टर, जैसे ही पी सेलेक्टिन बने उसके थोड़ी देर बाद ही ई सेलेक्टिन बने, फिर थोड़ी देर बाद पी सेलेक्टिन बनेंगे। ये भी साइटोकाइन टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर की वजह से। एल सेलेक्टिन जो है ये एक्सप्रेस होंगे ल्यूकोसाइट्स के ऊपर और नो बाइंड करेंगे ग्लाइकैम को, मैटकैम को और बकवास है। फिर सप्रेस्ड एक्सप्रेशन होगी कुछ सेलेक्टेंट्स की जो कि स्लोअर इम्यून रिस्पांस। अगर एल सेलेक्टेंट जो है वो हमारे पास नहीं प्रोवाइड हो रहे हैं, इम्यून रिस्पांस जो है वो 10 टाइम जो है स्लोअर होगा। पी सेलेक्टेंट जो है वो हमारे पास बाइंड करेंगे विद हाई एफिनिटी, एक दूसरे के साथ हाई एफिनिटी के साथ बाइंड कर जाएंगे और लेस फ्रीक्वेंटली जो है वो रिसेप्टर डेंसिटी के अंदर लो डेंसिटी वाले ई सेलेक्टेंट मॉलिक्यूल रहेंगे। इसकी वजह से हमारे पास इनिशियल ल्यूकोसाइट की रोलिंग होगी, रोलिंग जो है वो स्पीडी होगी, प्रोलॉन्ग होगी, स्लो रोलिंग। फिर इंटेग्रिन मॉलिक्यूल आएंगे। इंटेग्रिन मॉलिक्यूल जो है वो हमारे पास ल्यूकोसाइट के ऊपर एक्सप्रेस होंगे, B2 इंटेग्रिन होंगे।
इसके अंदर हमारे पास फिर ये जो इंटेग्रिन्स है वो ICAM1 और ICAM2 इंट्रासेलुलर एडहेजन मॉलिक्यूल्स 1 और 2 के साथ हमारे पास बाइंड कर जाएंगे एंडोथेलियल सेल पे। इसके अलावा मैक जो है वो फाउंड होता है सर्कुलेटिंग ल्यूकोसाइट पे, ये भी ICAM1 के साथ बाउंड होगा। और VLA4 ये ल्यूकोसाइट के ऊपर होता है। LFA ल्यूकोसाइट के ऊपर होता है, ICAM1 ICAM2 से बाउंड होगा। MAP जो है ये भी ल्यूकोसाइट पे होता है, ये ICAM1 से बाइंड करेगा। और जो VLA4 होता है ये ल्यूकोसाइट और एंडोथेलियल सेल पे होगा, ये कीमोटैक्सिस को फैसिलिटेट करेगा और बाइंड कराएगा वीकैम से। सेलुलर एक्टिवेशन के बाद हमारे पास कीमोकाइंस, ये टोटल प्रोसेस में क्या है, पहले पी सेलेक्टिन ई सेलेक्टिन जो है वो एंडोथेलियम के ऊपर आ जाएंगे। इसके अलावा एल सेलेक्टिन जो है वो हमारे पास ल्यूकोसाइट्स के ऊपर होंगे। इसके अलावा ल्यूकोसाइट के ऊपर इंटेग्रिन होगी लो डेंसिटी की, जब वो हमारे पास बाइंड करेगी स्पीडली रोल करेगी, इंटेग्रिन हाई एफिनिटी हो जाएगी। हाई एफिनिटी की होगी तो उसकी जो है मूवमेंट जो है वो स्लो हो जाएगी। स्लो होगी तो यहाँ पे इंटेग्रिन का लाइगेंड लगा हुआ है ICAM1 मॉलिक्यूल के साथ ये अटैच कर जाएंगे, जिसके बाद यहाँ पे जो है ल्यूकोसाइट, यहाँ पे जो इंटरल्यूकिन वगैरह रिलीज हुए थे उनकी वजह से वेस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज करेगी और ये आउट ऑफ द वेसल आ जाएगा थ्रू डायबिटीसिस, ट्रांसमाइग्रेशन के थ्रू, यहाँ डायबिटीसिस के थ्रू। फिर कीमो अट्रैक्टेंट्स जो हैं या कीमोकाइंस ये इसको जो है लेके जाएंगे टू द साइट ऑफ इंजरी। बस ये प्रोसेस। नेक्स्ट, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ देयर एक्सुडेशन आउट ऑफ द वेसल एंड हाउ डू दे अचीव दिस ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या है, फेगोसाइटोसिस। मैकेनिज्म क्या है, माइग्रेशन होती है ल्यूकोसाइट की। सबसे पहले हमारे पास पेवमेंटेशन होती है। पेवमेंटेशन मतलब रास्ता बनता है एंडोथेलियम से। एंडोथेलियल के अंदर हमारे पास जो एक्सियल सिस्टम है वो लीव करेगा, जिसकी वजह से एंडोथेलियल जो है सेल वो लूज हो जाएंगे। लूज होंगे तो उनके सेल दूर हो जाएंगे, दूर होंगे तो रास्ता बनेगा। उसके बाद इमिग्रेशन होगी ल्यूकोसाइट की, WBC जो है वो अमीबॉइड मूवमेंट करके इंटर एंडोथेलियल गैप से हमारे पास इरिटेंट की तरफ आएंगे। डायबिटीज होगी RBCs की, RBCs जो है वो ब्लड प्रेशर की वजह से भी पुश हो जाएंगे, ल्यूकोसाइट को भी फॉलो करेंगे। कीमोटैक्सिस होगी, कीमोटैक्सिस की वजह से अमीबॉइड मूवमेंट के जरिए ये जो है मूव कर जाएंगे टू द इरिटेंट सब्सटेंस और एडेंट फेगोसाइटोसिस हो जाएगा। 12-year-old routine blood count 22-year-old मेडिकल स्टूडेंट का एबनॉर्मलिटी है ये DLC में, और फ्रीक्वेंट स्नीजिंग वगैरह, वाटरी आइज, ये सारे कंप्लेंट्स हैं। विच सेल टाइप्स आर मोस्ट लाइकली इंक्रीज, मतलब एओसिनोफिल और लिम्फोसाइट जो हम इंक्रीज करेंगे स्प्रिंग और समर के अंदर। एस्मा का अटैक्स की बात हो रही है। इनलिस्ट द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो एक्यूट इन्फ्लेमेशन में वेजो कंस्ट्रक्शन, वेजोडाइलेशन, इंक्रीज वेस्कुलर परमेबिलिटी, लीकेज ऑफ एक्टिवेट्स, माइग्रेशन, रोलिंग, एडहेजन, ट्रांसमाइग्रेशन, कीमोटैक्सिस, polymorphonuclear cell activation, phagocytosis, recognition, attachment, engulfing, killing, or then termination. 6 causes of chronic granulomatous inflammation: TB, sarcoidosis, tuberculoid leprosy, tertiary syphilis, cat scratch disease, brucellosis, silicosis, fungal infection. Tuberculosis, sarcoidosis, tuberculoid leprosy, tertiary syphilis, cat scratch disease, brucellosis, silicosis, fungal infection. Enlisting 4 types of macrophages as a part of reticuloendothelial system. Number 1, adipose tissue के macrophages, adipose tissue, monocytes, bone marrow, Kupffer cells, liver, sinus histocytes, lymph node, alveolar macrophages या dust cell pulmonary alveolus के अंदर। इसके अलावा टिश्यू मैक्रोफेजेस या जॉइंट सेल, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर लैंगरहैंस सेल्स, स्किन के अंदर माइक्रोग्लाया, CNS के अंदर हॉफबर्ड सेल्स, प्लेसेंटा के अंदर इंट्राग्लोमेरुलर मेसेंशियल सेल्स, किडनी के अंदर ऑस्टियोक्लास्ट, बोन के अंदर एपिथेलॉइड सेल्स, ग्रैनुलोमास के अंदर रेड पल्प मैक्रोफेजेस, रेड पल्प ऑफ स्किन में, पेरिटोनियल मैक्रोफेजेस पेरिटोनियल कैविटी में। ये काफी सारे हो गए हैं। तो अब क्या करने हैं, 4 टाइप के मैक्रोफेजेस जो कि रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम का पार्ट है। रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम में ब्लड वगैरह चीजें आती हैं। कफर सेल, साइनस हिस्टोसाइट्स, एल्वियोलर मैक्रोफेजेस, मोनोसाइट्स, एडिपोसाइट्स, माइक्रोग्लाया, इसके अलावा ऑस्टियोक्लास्ट, लैंगरहैंस सेल्स। एक्यूट इन्फ्लेमेशन is the response comprised of various component. Enlist components. नंबर 1 वेस्कुलर चेंजेस आएंगे। वेस्कुलर चेंजेस के अंदर हमारे पास अल्टरेशन आएंगी वेसल के कैलिबर में, ब्लड फ्लो जो है वो इंक्रीज करेगा, वेजोडाइलेशन। उसके अलावा क्या होगा कि हमारे पास परमिट कराएगा, वेजोडाइलेशन की वजह से वेस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज कराएंगे। सेलुलर इवेंट क्या आएंगे, वहां पे इमिग्रेशन होगी ल्यूकोसाइट की, वेजोएक्टिव अमाइंस आएंगे, C3 और C5 एनाफ्लैक्टॉक्सिन्स आएंगे ये भी। और C3 भी हमारे पास क्या करेगा, ऑप्सोनाइजेशन करेगा, C5b9 में ब्रेन अटैक कम्प्लेक्स बनाएगा, जिसकी वजह से होल्स बनेंगे। ब्राडिकाइनिन जो है वो पेन की रिलीव कराएगा, ब्लड वेसल को डायलेट करेगा, थ्रोम्बोक्सिन A2 प्लेटलेट की एग्रीगेशन कराएगा, प्रोस्टासाइक्लिन जो है वो वेसल वॉल के साथ प्लेटलेट एग्रीगेशन को प्रिवेंट करेंगे। लिकोट्राइन C4D4 जो E4 है ये हमारे पास कीमोटैक्टिक एजेंट है और वेसल की परमेबिलिटी को इंक्रीज कराएंगे। प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्राइन्स, ऑटोकाइड्स हैं और लोकली एक्टिव हार्मोन्स हैं। मोनोकाइन, इंटरल्यूकिन 1, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, कैटचिचिन, ये हमारे पास की फैक्टर है एक्यूट फेज रिएक्शन के। नेक्स्ट है डिस्क्राइब मॉर्फोलॉजी ऑफ लोकल लियन इन ट्यूबरकुलस इन्फेक्शन। इसके अंदर हमारे पास सेंट्रल जोन होता है केजियस नेक्रोसिस का, जिसके उसके अलावा हमारे पास ग्रैनुलर चीजें अपेयरेंस होती है, मल्टीन्यूक्लिएटेड लैंगरहैंस सेल्स होते हैं जॉइंट्स। सेंटर में हमारे पास है जोन जो कि केजियस नेक्रोसिस का है, जिसका ग्रैनुलर चीजें अपेयरेंस है, मल्टीन्यूक्लिएटेड सेल्स हैं लैंगरहैंस इसके साइडों पे। और उसके बाद हमारे पास जो है एक कॉलर है लिम्फोसाइट का जो कि सराउंड कर रहा है इस टोटल के ऊपर। ट्यूबरकुलस का ओल्ड ग्रैनुलोमा है ये ट्यूबरकुलोसिस का, जिसके अंदर मैक्रोफेजेस जो हैं वो एपिथेलॉइड सेल के फॉर्म में एग्रीगेट।
क्वेश्चन है व्हाट आर द मेजर इफेक्ट्स ऑफ इंटरल्यूकिन 1 एंड ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर। इंटरल्यूकिन 1 और ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर कहाँ से बन रहे हैं? नंबर एक ये बैक्टीरियल प्रोडक्ट होता है। बैक्टीरियल प्रोडक्ट इम्यून कम्प्लेक्स टॉक्सिन फिजिकल इंजरीज की वजह से मैक्रोफेजेस आएंगे जो कि एक्टिवेट होंगे, इंटरल्यूकिन 1 और ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर्स क्रिएट करेंगे। एक्यूट फेज रिएक्शन के अंदर ये फीवर फीवर कराएंगे, स्लीप ज़्यादा करेंगे, एपेटाइट कम करेंगे, एक्यूट फेज प्रोटीन्स को ज़्यादा करेंगे, हीमोडायनामिक इफेक्ट्स प्रोड्यूस करेंगे, न्यूट्रोफिल रिलीज करेंगे। इसके अलावा एंडोथेलियल इफेक्ट इसके अंदर ल्यूकोसाइट की एडहेरेंस कराएंगे, प्रोस्टाग्लैंडिन सेंसेशन इंक्रीज करेंगे, प्रोकोगुलेंट एक्टिविटी को ज़्यादा करेंगे, एंटीकोगुलेंट को कम करेंगे, इंटरल्यूकिन 1 और 8, 6 इस तरह के और प्लेटेड ड्राई ग्रोथ फैक्टर्स को इंक्रीज करेंगे। फिब्रोब्लास्ट इफेक्ट क्या आएंगे? प्रोलिफरेशन, कोलेजन सिंथेसिस, कोलेजनेज एंजाइम्स, प्रोटीएजेस, प्रोस्टाग्लैंडिन ई की सिंथेसिस, ये सब कुछ ज़्यादा होगा। ल्यूकोसाइट इफेक्ट्स क्या आएंगे? साइटोकाइन की सिक्रीशन जो है वो ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है with the help of flow chart table explain the generation of arachidonic acid के metabolites। arachidonic acid से आगे सारे प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टासाइक्लिन, न्यूक्लियोटाइड्स बन रहे हैं। arachidonic acid के साथ क्या चल रहा है? सेल मेम्ब्रेन के फॉस्फोलिपिड के ऊपर फॉस्फोलाइपेजेस एक्ट करते हैं जिससे arachidonic acid बनता है। arachidonic acid से दो पाथवे चलते हैं आगे, HP वाला और इधर से प्रोस्टाग्लैंडिन वाला। साइक्लोऑक्सीजनेज पाथवे के जरिए COX-1 और COX-2 जो हैं साइक्लोऑक्सीजनेज प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनाते हैं। G2 जो प्रोस्टाग्लैंडिन I2, D2, E2, F2 और थ्रोम्बोक्सिन्स बनाते हैं। इन सब की वजह से हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन्स की वजह से वेजोडाइलेशन, प्लेटलेट एग्रीगेशन की इनहिबिशन होगी। अब थ्रोम्बोक्सिन की वजह से वेजो कंस्ट्रक्शन और प्लेटलेट की एग्रीगेशन, ये दोनों आपस में ऑपोजिट इफेक्ट देंगे। लाइपोक्सिनेज पाथवे के जरिए लिपोक्सिन्स प्रोड्यूस होंगे, लिपोक्सिन्स A4 और B4, ये हमारे पास वेजोडाइलेशन करेंगे, न्यूट्रोफिल की कीमोटैक्सिस को इनहिबिट करेंगे और स्टिमुलेट करेंगे मोनोसाइट के एडहेजन को। और HP वाले पाथवे के जरिए हमारे पास ल्यूकोट्राइंस A4, C4, D4, E4 और B4 बनेंगे जिसकी वजह से वेजो कंस्ट्रक्शन होगी, ब्रोंकोस्पैज्म होगा और इंक्रीज्ड परमेबिलिटी होगी वेसल्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इनुमरेट एनी टू सेल डेराइव्ड और प्लाज्मा डेराइव्ड मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन। सेल डेराइव कौन से होते हैं? हिस्टामिन और सेरोटोनिन, ये हमारे पास मास्ट सेल्स वगैरह से आते हैं। मास्ट सेल बेसोफिल प्लेटलेट से और आर्टेरियल डायलेशन करते हैं। ल्यूकोट्राइन ये हमारे पास ल्यूकोसाइट से आते हैं, वेजो कंस्ट्रक्शन, ब्रोंकोस्पैज्म वगैरह कराते हैं। प्लाज्मा डेराइव्ड हमारे पास कौन से हैं? C5b9 जो कि मैक कम्प्लेक्स मेम्ब्रेन अटैक कम्प्लेक्स बनाता है जो कि होल्स बना देता है फ्रेंड और फो दोनों के दरमियान में। और ब्रैडिकाइनिन जो है वो हमारे पास इंक्रीज कराता है वेस्कुलर परमेबिलिटी, डायलेट कराता है ब्लड वेसल्स को और कंट्रैक्ट कराता है नॉन वेस्कुलर स्मूथ मसल्स को। नेक्स्ट 25 ईयर ओल्ड मेल डेवलप्ड आर रेड स्वेलिंग होगी अपर आर्म पे और इंटरमस्कुलर इंजेक्शन साइड पे। और इसका बताना मैकेनिज्म ऑफ फ्लूइड एक्सुडेट। एक्सुडेटिव फिनोमेना के अंदर ये होता है कि वेस्कुलर चेंजेस आती हैं, वेस्कुलर चेंजेस की वजह से WBC जो हम एस्केप करेंगे ब्लड वेसल्स से इंटरस्टिशियल सेल्स के अंदर आएंगे। अब इसके दो कंपोनेंट बन जाएंगे, फ्लूइड कंपोनेंट और सेलुलर कंपोनेंट। फ्लूइड एक्सुडेट और सेलुलर एक्सुडेट। फ्लूइड एक्सुडेट में क्या होता है? हमारे पास अकोमुलेशन होता है प्लाज्मा रिच फ्लूइड, प्लाज्मा फ्लूइड जो कि रिच होता है प्रोटीन्स इन द इंटरस्टिशियल स्पेस। इसके अंदर हमारे पास क्या होगा कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज करेगा, ब्लड फ्लो इंक्रीज करेगा, कैपिलरी की परमेबिलिटी इंक्रीज करेगी एंडोथेलियम डैमेज होने की वजह से। टिश्यू का ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज करेगा ड्यू टू एस्केप ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन जो है वो इंटरस्टिशियल स्पेस में आएंगे, टिश्यू का ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। इसके अलावा लार्ज मॉलिक्यूल प्लाज्मा प्रोटीन के जो है वो स्प्लिट कर जाएंगे। अमाउंट जो है वो डिपेंड करती है कितना इरिटेंट आया है, कितना टॉक्सिन है, क्या कितनी साइड पे इन्फ्लेमेशन है, एक्सेस इन लूज एरिया और सॉलिड इन स्कैंडी इन सॉलिड एरिया। लूज एरिया के अंदर ज़्यादा स्प्रेड हो जाती है इन्फ्लेमेशन जबकि सॉलिड एरिया के अंदर कम होती है। लिम्फेटिक्स की क्या स्टेट है कि ड्रेनेज कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है, ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि किस तरह से एक्सुडेट वहाँ पे रहेगा। कंपोजिशन क्या है? प्रोटीन, फिब्रिन, इन्फ्लेमेटरी सेल्स। फ्लूइड एक्सुडेट की डेफिनेशन हमने बता दी, एटियोलॉजी भी बता दी, फॉर्मेशन एक्टिव है। फ्लूइड ट्रांसुडेट कौन सा? ट्रांसुडेट जिसके अंदर प्रोटीन कंटेंट नॉर्मल होगा, कम होगा। ये एडिमा की वजह से कैपिलरी प्रेशर बढ़ेगा, कैपिलरी प्रेशर बढ़ेगा तो कैपिलरी से पानी बाहर आ जाएगा। ये फ्लूइड एक्सुडेट जो है वो एक्टिव प्रोसेस है, फ्लूइड ट्रांसुडेट पैसिव प्रोसेस है। प्रोटीन कंटेंट 4 से 8 ग्राम है। एक्सुडेट के अंदर प्रोटीन ज़्यादा है और ट्रांसुडेट के अंदर प्रोटीन 4 ग्राम से कम होती है। और इन्फ्लेमेटरी सेल एक्सुडेट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं और ट्रांसुडेट के अंदर एब्सेंट होते हैं। फिब्रिन कंटेंट एक्सुडेट्स के अंदर हमारे पास फिब्रिन ज़्यादा होती है और ट्रांसुडेट के अंदर नहीं होती। स्पेसिफिक ग्रेविटी एक्सुडेट की ज़्यादा होगी क्योंकि वहाँ पर प्रोटीन्स हैं और ट्रांसुडेट की कम होगी। फंक्शन क्या है? डाइल्यूटिंग इरिटेटिंग सब्सटेंस, जो इरिटेटिंग सब्सटेंस है वहाँ पे डाइल्यूशन होगी। दूसरा एंटीबॉडीज आएंगी वहाँ पे। तीसरा हाई फिब्रिनोजन कंटेंट से वहाँ पे फॉर्मेशन होगी फिब्रिन की। और इसके अलावा बैरियर बनेगा स्प्रेड ऑफ बैक्टीरिया के खिलाफ, वहाँ पे ब्रिज बन जाएगा। उधर जो सेल्स जहाँ पे रिपेयर वगैरह चल रही है उनके खिलाफ एक बाउंड्री बन जाएगी। सरफेस फेगोसाइटोसिस होगी। इसके अलावा फॉर्मेशन होगी फिब्रिन प्लग्स की जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्ट होंगे लिम्फेटिक्स और लिम्फेटिक स्प्रेड कम होगा। इसके अलावा वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं वो दूर ले जाएंगे और वहाँ पे न्यूट्रिशन सप्लाई होगी। सेलुलर एक्सुडेट्स क्या है? सेलुलर एक्सुडेट्स के अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स ने बाहर आना है। व्हाइट ब्लड सेल्स के साथ मार्जिनेशन से इमिग्रेशन, उसके बाद कीमोटैक्सिस होती है, फिर फेगोसाइटोसिस होती है। नेक्स्ट है पेशेंट एज 50 है और वहाँ पे न्यूरोबोइंग का उसने इंजेक्शन लगाया 10 दिन पहले, 10 दिन के लिए उसको एडवाइस किया। आफ्टर थर्ड इंजेक्शन इन हिप मसल उनको पेनफुल स्वेलिंग होगी विद रेडनेस। एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस बताना। एक्यूट इन्फ्लेमेशन इज द इमीडिएट एंड अर्ली रिस्पांस टू द इंजरी designed to deliver leukocytes to the site of injury. Once leukocyte clear any invading microbes, begin the process of break down necrotic tissue. मीडिएटर्स बताने इन्फ्लेमेशन के प्री फॉर्म्ड होते हैं जिसके अंदर हिस्टामिन, सेरोटोनिन, लाइसोसोमल एंजाइम्स होते हैं। न्यूली सेंसाइज होते हैं जिसके अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्राइन्स, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर, नाइट्रिक ऑक्साइड, साइटोकाइन्स होते हैं। फैक्टर 12 जो हैगमैन फैक्टर है जो कि लिवर से आ रहा है
काइनिन सिस्टम, ब्रेडिकाइनिन वगैरह रिलीज कराता है, कोआगुलेशन वगैरह पाथवे और कंप्लीमेंट सिस्टम C3A C5A एनाफाइलोटॉक्सिन C3B और C5B9 जो है वो मेम्ब्रेन C5B9 मेम्ब्रेन अटैक कम्प्लेक्स बनाएगा। डिफाइन ग्रैन्युलोमास, ग्रैन्युलोमास जो है वो हमारे पास फोकल एरिया ग्रैन्युलोमेटस इन्फ्लेमेशन जो कि माइक्रोस्कोपिक एग्रीगेशन होगा मैक्रोफेजेस का। इसके अलावा ट्रांसफॉर्म्ड एपिथेलियल सेल्स होंगे, एपिथेलॉइड सेल्स जिनको कहेंगे कॉलर ऑफ मोनो न्यूक्लियर सेल्स। इसकी डायग्राम कुछ इस तरह की होगी, दरमियान में हमारे पास एरिया होगा नेक्रोसिस का, इसकी साइडों पे हमारे पास यहाँ पे सारे एपिथेलॉइड सेल्स होंगे, इनके दरमियान में कहीं कहीं जाइंट सेल्स होंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? फाइब्रोब्लास्ट रिम अगर ओल्ड ग्रैनुलोमा है, लिम्फोसाइट्स, एपिथेलॉइड सेल्स, एपिथेलियम लाइक मल्टीन्यूक्लिएटेड जाइंट सेल्स। क्लासिफाई ग्रैनुलोमा फॉरेन बॉडी ग्रैनुलोमा होता है, इम्यून ग्रैनुलोमा। फॉरेन बॉडी ग्रैनुलोमा हमारे पास क्या है? टी सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पांस को कोई भी जो इनडाइजेस्टिबल पार्टिकल है उसकी वजह से, किसी ऑर्गेनिज्म की वजह से, टीबी की वजह से मेनली गामा इंटरफेरॉन्स वगैरह रिलीज होंगे जो कि ट्रांसफॉर्मेशन कराएंगे मैक्रोफेजेस की एपिथेलॉइड सेल्स में और मल्टीन्यूक्लिएटेड जाइंट सेल्स में। इस तरह से हमारे पास फॉरेन बॉडी ग्रैनुलोमा बनेगा। इम्यून ग्रैनुलोमा हमारे पास कैसे बनेगा? ये हमारे पास फॉरेन बॉडीज की वजह से ही बनता है इम्यून ग्रैनुलोमा भी। इसमें हमारे पास मॉर्फोलॉजिकली दो टाइप्स हैं। सॉफ्ट ट्यूबरकल टाइप्स क्या है? सॉफ्ट ग्रैनुलोमा, सॉफ्ट ट्यूबरकल कैजिएटिंग जैसे टीबी के अंदर होता है कि ग्रैनुलोमा का सेंट्रल कैजिएसिस चीजी लाइक सॉफ्ट चीजी कंसिस्टेंसी होगी, और हार्ड ट्यूबरकल नॉन कैजिएटिंग हार्ड इन कंसिस्टेंसी। फॉर एग्जांपल क्रॉन डिजीज के अंदर गम्मा ग्रैनुलोमा है जो कि ग्यूमेटस नेक्रोसिस के अंदर रबरी कंसिस्टेंसी होती है, सिफिलिस के अंदर। इसके अलावा हमारे पास बस ये हमारे पास नेक्स्ट है पेशेंट जिसकी एज 50 है, उसको न्यूरोबाइन का इंजेक्शन लगाया, तीसरे दिन जो है वो इन्फ्लेमेशन रेडनेस स्टार्ट हो गई है। सेलुलर इवेंट्स बताने हैं एक्यूट इन्फ्लेमेशन के। सबसे पहले क्या होता है? मार्जिनेशन के बाद हमारे पास रास्ता बनता है पेमेंटिंग, रोलिंग होती है, एडहेजन होती है, ट्रांसमाइग्रेशन या डायबिटीज होती है, कीमोटैक्सिस होती है। कीमोटैक्सिस के बाद फेगोसाइटोसिस होती है, फेगोसाइटोसिस के बाद किलिंग होती है और फिर टर्मिनेशन हो जाती है। कीमोटैक्सिस क्या है? डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ WBCs टुवर्ड्स द इरिटेंट दैट इज एरिया ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन। कीमोटैक्टिक एजेंट्स जो है वो एक्सोजेनस भी हो सकते हैं, एंडोजेनस भी हो सकते हैं। एक्सोजेनस में बैक्टीरियल प्रोडक्ट आएंगे, एंडोजेनस में कंप्लीमेंट सिस्टम आएगा। कीमोटैक्टिव एजेंट जो है वो बाइंड करेंगे रिसेप्टर ऑन द WBCs जिसकी वजह से हमारे पास कंट्रैक्टाइल प्रोटीन जो है वो इंक्रीज कर जाएंगे, ल्यूकोसाइट की मूवमेंट होगी। डिफाइंड ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन, ग्रैनुलोमेटस को क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन भी कहते हैं। डिस्टिंक्टिव पैटर्न है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन का जिसके अंदर हमारे पास प्रीडोमिनेंट सेल जो है वो मैक्रोफेज एक्टिवेट होंगे, वो हमारे पास मॉडिफाई हो जाएंगे एपिथेलॉइड अपीयरेंस के साथ। और व्हाट इज डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ ट्यूबरकुलस ग्रैनुलोमा? ये सेंट्रल कैजिएटिक नेक्रोसिस होती है। इसके अंदर एच स्ट्रेन के अंदर जब हम देखेंगे तो इसके साथ इनडिस्टिंक्टिव सेल बाउंड्रीज होंगी एपिथेलॉइड सेल की जो कि रिजेंबल करेंगे एपिथेलिया को। टिपिकली हमारे पास एग्रीगेट होंगे एपिथेलॉइड सेल, एपिथेलॉइड मैक्रोफेजेस जो कि सराउंड होंगे बाय द कॉलर ऑफ लिम्फोसाइट। ओल्ड ग्रैनुलोमास के ऊपर रिम ऑफ फाइब्रोब्लास्ट भी चढ़ा हुआ होगा और साथ में मल्टीन्यूक्लिएटेड जाइंट सेल्स होंगे जिनके अंदर बहुत सारे साइटोप्लाज्म ज्यादा होगा और न्यूक्लिया जो है वो ज्यादा होंगे। इन ग्रैनुलोमास एसोसिएटेड विद सर्टेन इन्फेक्शंस, सर्टेन ऑर्गेनिज्म के साथ एसोसिएटेड हैं। साथ में हाइपोक्सिया और फ्री रेडिकल की वजह से सेंट्रल जोन ऑफ नेक्रोसिस होगी क्योंकि साइडों पे तो रिम बना हुआ है, अंदर तक न्यूट्रिएंट्स वगैरह नहीं जा रहे होंगे। ऑन क्रॉस एग्जामिनेशन ग्रैनुलर चीज़ी अपीयरेंस आएगी, इसको हम केसेस नेक्रोसिस कहते हैं। ऑन माइक्रोस्कोपी इओसिनोफिलिक मॉर्फस स्ट्रक्चरलेस ग्रैनुलर डेब्रिस होगी और विद कंप्लीट लॉस ऑफ सेल डिटेल्स, कोई वहाँ पे सेल डिटेल नहीं होगी। नेक्स्ट है मैक्रोफेजेस प्ले अ रोल इन क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। डिस्क्राइब रोल ऑफ मैक्रोफेजेस इन मीडिएटिंग लोकल क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन रेफर्स टू द मीडिएटर। मैक्रोफेजेस जो है वो हमारे पास डोमिनेंट सेल है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के, और मैक्रोफेजेस जो है वो डिफ्यूज करते हैं कनेक्टिव टिश्यू को, ऑर्गन्स जैसे कि लिवर, कफर सेल्स वगैरह और हिस्टियोसाइट सारे जहाँ पे मैक्रोफेजेस ये डिफरेंट तरह के होते हैं, कफर सेल्स, हिस्टियोसाइट, माइक्रोग्लाया या फिर लैंगरहैन सेल्स, ये सारे सेल्स जो हैं वो मिला के मोनोन्यूक्लियर फेगोसाइट सिस्टम बनाते हैं जिसको रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम कहते हैं। इन ऑल टिश्यूज मैक्रोफेजेस जो है वो फिल्टर फॉर पार्टिकुलेट मैटर लाइक माइक्रोब, कोई और दूसरे सेल आ रहे हैं फैक्टर्स, तो ये हमारे पास फिल्टर के तौर पे एक्ट करेंगे और उन सेल्स को फिल्टर करेंगे और ह्यूमोरल इम्यून रिस्पांस देंगे। मोनोसाइट जो है वो हमारे पास बोन मैरो से राइज करते हैं, ब्लड के अंदर आते हैं। ब्लड के अंदर ये हमारे पास 24 से 48 आवर्स के अंदर जब एक्यूट इन्फ्लेमेशन की साइड पे जाते हैं, व्हेन मोनोसाइट एक्स्ट्रावेस्कुलर टिश्यू में जाते हैं तो ये अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं मैक्रोफेजेस के अंदर, मोनोसाइट से मैक्रोफेजेस में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर इनका लाइफ स्पैन जो है वो लॉन्गर हो जाता है। टिश्यू मैक्रोफेजेस जो है वो डाइवर्स होते हैं। टू मेजर पाथवे ऑफ टिश्यू मैक्रोफेजेस के एक्टिवेशन के होते हैं। क्लासिकल पाथवे के अंदर हमारे पास टी सेल ड्राइव सिग्नल आता है, एंडोटॉक्सिन, इंटरफेरॉन, गामा, हाँ ये सारे जो हैं ये क्या कहते हैं उसको एक्टिवेटर एक्ट करते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड और रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज और लाइसोसोमल एंजाइम इनको इनहांस करेंगे। और अल्टरनेटिव मैक्रोफेज एक्टिवेशन जो है वो हमारे पास इंड्यूस होती है बाय साइटोकाइन और साइटोकाइन से इंटरमीडिएट होती है इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 4 और इंटरल्यूकिन 13 टी लिम्फोसाइट और दूसरे सेल में, मास सेल इओसिनोफिल में। अल्टरनेटिव एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस जो है वो माइक्रोबिसिडल एक्टिविटी नहीं होती, इनकी उनका प्रिंसिपल रोल होता है टिश्यू रिपेयर के अंदर। ग्रोथ फैक्टर्स क्रिएट करते हैं, एंजियोजेनेसिस को प्रमोट करते हैं, कोलेजन की सिंथेसिस को इंक्रीज करते हैं, इस वजह से टिश्यू रिपेयर होगा। नेक्स्ट है मैक्रोफेजेस हैव सेवरल क्रिटिकल रोल इन होस्ट डिफेंसेस। मैक्रोफेजेस के डिफेंस के अंदर ये रोल है न्यूट्रोफिल वगैरह, और न्यूट्रोफिल सिंपली ये है कि ये हमारे पास जाते हैं, जाके इनगल्फ करते हैं, फेगोसाइटोसिस करते हैं, इसके अलावा रिपेयर के अंदर रोल है। नेक्स्ट है 30 ईयर ओल्ड हाउस हैव डेवलप्ड अ स्किन ब्लिस्टर filled with serous fluid on her forearm resulting from a burn while cooking. Name the morphological pattern of acute inflammation as in the burn.
मॉर्फोलॉजिकल पैटर्न हमारे पास सीरस इन्फ्लेमेशन है, सीरस इन्फ्लेमेशन के अंदर हमारे पास वाटरी होगी, प्रोटीन पुअर फ्लूइड होगा, और ये प्लाज्मा और वहाँ पे जो स्क्रीशन वगैरह होंगे उनकी वजह से बनेगी। व्हाट आर द अदर मॉर्फोलॉजिकल पैटर्न्स ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन? फिब्रिनस इन्फ्लेमेशन हो सकती है, जिसके अंदर फिब्रिन कंटेंट जो है वो ज़्यादा होगा, और हिस्टोलॉजिकल ये पिंक मैशवर्क टाइप जो है वो अपेयर होगी। इसके अंदर हमारे पास रेजोल्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन की स्टेजेस होंगी। उसके अलावा सेपरेटिव इन्फ्लेमेशन होती है, सेपरेटिव जो है वो परलेंट इन्फ्लेमेशन होती है जिसमें एब्सेस फॉर्मेशन हो जाती है। ये हमारे पास किसी बैक्टीरिया, स्टिफ्लोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस वगैरह की वजह से पस फॉर्मिंग बैक्टीरिया की वजह से बनेगी। एब्सेसिस जो है वो हमारे पास कलेक्शन ऑफ पस होता है कॉज बाय सीडिंग ऑफ पायोजेनिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी वजह से। एटिपिकली एब्सेसिस जो है वो सेंट्रली लार्ज नेक्रोटिक रीजन और उसके साइडों पे रिम होते हैं न्यूट्रोफिल का। इसके अलावा हमारे पास अल्सर्स हो सकते हैं। अल्सर जो है वो लोकल डिफेक्ट है ऑर्गन और टिश्यू वगैरह का। इसके अंदर हमारे पास शेडिंग ऑफ सेल्स वगैरह होती है। अल्सरेशन की वजह से हमारे पास जो है वो इन्फ्लेमेशन होगी, नियर जिस सर्फेस पे अल्सर होगा वहाँ पे इन्फ्लेमेशन भी होगी, और ये म्यूकोजा ऑफ माउथ, स्टमक, इंटेस्टाइन, जीआईटी कहीं पे भी हो सकता है अल्सर। नेक्स्ट है इनुमरेट 4 फैक्टर्स विच इंड्यूस वेस्कुलर परमेबिलिटी। वेस्कुलर परमेबिलिटी को इंक्रीज कौन करता है? ल्यूकोट्राइन, C4, D4, E4 एक्टिव अमाइन, हिस्टामिन वगैरह, सेरोटोनिन, C3A, C5A, ब्रैडिकाइनिन और प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर। नेम कीमोकाइन फॉर मोनोसाइट, C3A, C5A, ल्यूकोट्राइन B4, लिम्फोकाइन और फिब्रोनेक्टिन फ्रैगमेंट्स। A 60-year-old man attended hospital with a history of fever, weight loss, hemoptysis, TB diagnosed. What are the cause of chronic inflammation? Chronic inflammation के अंदर यहाँ तो ये हो सकता है कि माइक्रोब्स वगैरह की वजह से हो, दूसरा इम्यून मीडिएटेड क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो सकती है, ऑटोइम्यून मीडिएटेड। इसके अलावा प्रोलॉन्ग एक्सपोजर हो सकता है पोटेंशियली टॉक्सिक एजेंट का, लाइक कार्बन की वजह से सिलिकोसिस हो सकती है लंग में, आर्थरोस्क्लेरोसिस हो सकती है कोलेस्ट्रॉल की क्रिस्टल की वजह से। इसके अलावा माइल्ड फॉर्म होती है क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की, लाइक अल्जाइमर डिजीज के अंदर, टाइप 2 डायबिटीज के अंदर। इनुमरेट द केमिकल मीडिएटर ऑफ ड्राइव फ्रॉम सेल ड्राइव्ड केमिकल मीडिएटर साइटोकाइंस हैं। TH1 सेल से हमारे पास साइटोकाइन इंटरफेरॉन गैमास प्रोड्यूस होंगे, TH2 सेल से इंटरल्यूकिन 4, 5, 13 प्रोड्यूस होंगे और ये एक्टिवेट करेंगे इओसिनोफिल वगैरह को। TH17 से हमारे पास इंटरल्यूकिन 17 और अदर साइटोकाइंस प्रोड्यूस होंगे। सेल ड्राइव्ड मीडिएटर्स हिस्टामिन है, सेरोटोनिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्राइन, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, नाइट्रिक ऑक्साइड, न्यूरोपेप्टाइड और साइटोकाइन। डिफाइन फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस के अंदर क्या स्टेप्स इनमें? फेगोसाइटोसिस क्या है? इनगल्फिंग और इंजेक्शन ऑफ पार्टिकल बाय द माइक्रोफेजेस या फेगोसाइट्स टू फॉर्म ऑफ फेगोसोम। फेगोसोम जो है वो एट द एंड लाइसोम से फ्यूज करेगा जिसकी वजह से फेगोलाइसोम बनेगा। लाइसोम वहाँ पे डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्रिएट करेंगे और एट द एंड डाइजेशन हो जाएगी जिस भी बैक्टीरिया वगैरह की है। ये इस तरह से होगा कि हमारे पास ये बैक्टीरिया आया और ये मेम्ब्रेन के ऊपर फेगोसाइट के ऊपर रिसेप्टर था, ये फेगोसाइट ने इसको इंगल्फ कर लिया, इंगल्फ करके इसने फेगोसोम बनाया, फेगोसोम लाइसोम के साथ फ्यूज करा, ऑटोफेगोलाइसोम बनेगा जिसके अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड की स्पीशीज होंगी और ऑक्सीजन की स्पीशीज होंगी, इससे डिग्रेडेशन हो जाएगी। व्हाट इज एक्यूट इन्फ्लेमेशन? एक्यूट इन्फ्लेमेशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर हमारे पास रैपिड रिस्पांस आता है इंजूरियस स्टिमुलस का, जिसके अंदर हमारे पास मीडिएटर्स रिलीज होंगे और एट द एंड हमारे पास साइट ऑफ इंजरी के ऊपर जो है रिपेयर हो जाएगा। अल्टरेशन होती है वेस्कुलर कैलिबर में। इसके अलावा ब्लड फ्लो जो है वो इंक्रीज होता है, स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं माइक्रोवेस्कुलेचर में, जो है वेसल की परमेबिलिटी इंक्रीज होती है, ल्यूकोसाइट इमिग्रेट करते हैं फ्रॉम द सर्कुलेशन और एट द एंड एलिमिनेशन करा देंगे ऑफेंडिंग सब्सटेंस जो भी होगा। स्टिमुलस क्या हो सकता है? केमिकल, ड्रग, टॉक्सिन, हाइपोक्सिया, इम्यूनोलॉजिकल मैकेनिज्म, फिजिकल एजेंट, माइक्रोबियल एजेंट, ये सारे हो सकते हैं। डिस्क्राइब वेस्कुलर चेंजेस इन एक्यूट इन्फ्लेमेशन। वेस्कुलर चेंजेस के अंदर हमारे पास ट्रांजिएंट वेसल चेंजेस हैं जिसके ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट आता है इरिटेंट का। परमानेंट के अंदर केमिकल मीडिएटर होते हैं, ब्लड फ्लो इंक्रीज करता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, हॉटनेस, रेडनेस, फ्लूइड एक्सुडेट, प्लाज्मा रिच इन प्रोटीन जो है वो एस्केप करता है। इसके अलावा ब्लड फ्लो स्लो होता है, इंक्रीज होती है विस्कोसिटी की, फ्लूइड एक्सुडेट की, कैपिलरी बेड्स ओपन होते हैं, स्वेलिंग होती है और सेलुलर एक्सुडेट्स बनते हैं। डिफाइन ग्रैनुलोमेटस लीजन। ग्रैनुलोमेटस लीजन जो है वो हमारे पास डिस्टिंक्टिव पैटर्न है क्रोनिक इन्फ्लेमेशन का जिसके अंदर एपिथेलॉइड सेल्स बन जाएंगे माइक्रोफेजेस के। एग्जांपल इसके ट्यूबरकुलोसिस, सार्काइडोसिस, ट्यूबरकुलोइड लेप्रेसी, ब्रूसिलोसिस, कैट्स स्क्रैच डिजीज, टर्शरी सिफिलिस, सिलिकोसिस और फंगल इन्फेक्शन। A 28-year-old housewife burnt her finger while working in kitchen. Blister formation हो गया, एक्टिव ये वाला क्वेश्चन हो गया। सीरियस इन्फ्लेमेशन, फिब्रस इन्फ्लेमेशन, सपरेटिव इन्फ्लेमेशन और अल्सर्स ये हो सकते हैं टाइप्स ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन। 15-year-old boy राइट लोअर क्वाड्रेंट पेन, वेजोएक्टिव अमाइंस रिलीज होंगे मीडिएटर्स को टेबुलेट करने। वेजोएक्टिव अमाइन हिस्टामिन, सेरोटोनिन, C3A, C5A, एनाफाइलैटॉक्सिन, C3B ऑप्सोनिन, C5B9 मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स और ब्रैडिकाइनिन पेन को रिलीव कराएगा, वेस्कुलर परमेबिलिटी को इंक्रीज कराएगा, थ्रोम्बोक्सिन A2, प्रोस्टासाइक्लिन, ल्यूकोट्राइन C4, D4, E4 और प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्राइंस और इंटरल्यूकिन 1 और ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर। 3 आउटकम कंप्लीट रेजोल्यूशन, एब्सेस फॉर्मेशन या फिर हीलिंग बाय कनेक्टिव टिश्यू या फिर प्रोग्रेशन टू क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। 7-year-old गर्ल फेल फ्रॉम स्विल, डेवलप स्वेलिंग, रेडनेस ऑन राइट लेग आफ्टर अ शॉर्ट वाइल। व्हाट इज द अंडरलाइंग मैकेनिज्म? एक्यूट इन्फ्लेमेशन में इमिग्रेशन, कीमोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस होती है, ऑप्सोनाइजेशन, इंटरसेलुलर माइक्रोबियल किलिंग हो जाएगी। केमिकल मीडिएटर वेजोएक्टिव अमाइन, C3A, C5A, C3B, C5B9, ब्रैडिकाइनिन, थ्रोम्बोक्सिन A2, प्रोस्टासाइक्लिन, ल्यूकोट्राइन C4, D4, प्रोस्टाग्लैंडिन और इंटरल्यूकिन 1। कंपोजिशन ऑफ ग्रैनुलोमा। ग्रैनुलोमा जो है वो उसके अंदर एपिथेलॉइड सेल होते हैं, मल्टीन्यूक्लिएटेड जाइंट सेल होते हैं, नेक्रोसिस होती है, फाइब्रोसिस होती है, लिम्फोइड सेल होते हैं, कॉलर और फिब्रोब्लास्ट होता है। नेक्स्ट है 66-year-old मेल लेबरर प्रेजेंटेड इन मेडिकल आउटडोर, वेट लॉस, लो ग्रेड फीवर, TB, क्रॉनिक ग्लोमेरुलर
क्रॉनिक ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन होगी। 3 कॉजेज क्या हैं? persistent कोई बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन है, यहाँ प्रोलॉन्ग एक्सपोजर है, टॉक्सिक एजेंट्स लाइक सिलिकोसिस, एथरोस्क्लेरोसिस है, यहाँ फिर कोई ऑटोइम्यून डिजीज। ये 3 कॉजेज हो सकती हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, SLE वगैरह। ब्रीफली मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स क्या आएंगे हमारे पास? इन्फिल्ट्रेशन होगी मोनोन्यूक्लियर सेल्स की, टिश्यू डिस्ट्रक्शन, रिमूवल होगा डैमेज सेल्स का, मोनोन्यूक्लियर सेल्स का, और लिम्फोसाइट्स जो हैं मैक्रोफेजेस लिम्फोसाइट्स आ जाएंगे 48 आवर के बाद। व्हाट वुड द सीक्वेंशियल वैस्कुलर इवेंट्स इन एक्यूट इन्फ्लेमेशन? ट्रांजिएंट चेंजेस आते हैं, परमानेंट चेंजेस आते हैं, ब्लड फ्लो इंक्रीज करता है, फ्लूइड आता है वहाँ पे, ब्लड स्लो होता है, विस्कोसिटी इंक्रीज होती है, कैपिलरी बेल हेड की ओपनिंग होती है, स्वेलिंग होती है, और सेलुलर एक्सुडेट्स बनते हैं। टेबुलर डिफरेंस बिटवीन एक्यूट एंड क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन? एक्यूट जो है वो शॉर्ट होती है, क्रॉनिक लॉन्ग होती है। एक्यूट के अंदर ऑनसेट भी एक्यूट होता है, क्रॉनिक के अंदर ऑनसेट जो है वो लंबा होता है, लंबे अरसे का। इन्फ्लेमेटरी सेल, न्यूट्रोफिल, मैक्रोफेजेस होते हैं एक्यूट में, दूसरे के अंदर लिम्फोसाइट, प्लाज्मा सेल्स, मैक्रोफेजेस वगैरह आते हैं, और फिब्रोब्लास्ट। वेस्कुलर चेंजेस एक्यूट के अंदर वेजोडाइलेशन, इमीडिएट जो है वेजिकल होती है, फिर एक्टिव वेजोडाइलेशन होती है, वेस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज करती है, क्रॉनिक के अंदर न्यू वेसल फॉर्मेशन हो जाती है, फ्लूइड जो है वो रिलीज होता है एक्यूट में, और उसके अलावा हमारे पास स्वेलिंग, हीट, ट्यूबर पेन वगैरह होती है, और क्रॉनिक के अंदर ये दोनों सब्सटेंसेस नहीं होते हैं। टिश्यू नेक्रोसिस होती है एक्यूट में, क्रॉनिक के अंदर नहीं होती। फिब्रिन जो है वो नहीं बनती, क्रॉनिक के अंदर बनती है। इसके अलावा ऑपरेटिव होस्ट रिस्पॉन्सेज, कम्प्लीमेंट सिस्टम वहाँ पे एक्टिवेट होते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन, पोर, पेरिडिन वगैरह, न्यूट्रोफिल और नॉन इम्यून फागोसाइटोसिस वगैरह होती है। इसके अंदर क्रॉनिक के अंदर हमारे पास इम्यून रिस्पांस फागोसाइटोसिस होती है और रिपेयर हो जाता है। सिस्टमिक मैनिफेस्टेशन के अंदर एक्यूट के अंदर फीवर होता है, क्रॉनिक के अंदर लो ग्रेड फीवर, वेट लॉस, एनीमिया होता है, और चेंजेस पेरिफेरल ब्लड के अंदर न्यूट्रोफिल ज़्यादा होंगे, और क्रॉनिक के अंदर मैक्रोफेजेस वगैरह ज़्यादा होंगे। बट साइटोकाइन हमारे पास सॉल्युबल मीडिएटर होते हैं। साइटोकाइन के अंदर हमारे पास इंटरल्यूकिन-1 ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर ये आते हैं, जो कि मोनोसाइट मैक्रोफेज सिस्टम के साथ क्रिएट होंगे। इंटरल्यूकिन-1 और ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर एक्यूट फेज रिस्पांस के अंदर आएंगे, फीवर वगैरह को इंड्यूस करेंगे। हेपेटिक सेंसिस होती है, सी रिएक्टिव प्रोटीन की, माइलॉइड एसोसिएटेड प्रोटीन की सिंथेसिस ऑफ एडहेशन मॉलिक्यूल्स होती है। इसके अलावा न्यूट्रोफिल की डिग्रेनुलेशन होती है। इंटरल्यूकिन-1 और ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर जो है वो रिड्यूस करते हैं थ्रोम्बो रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ एंडोथेलियम को। 4 मोस्ट इंपोर्टेंट प्लाज्मा ड्राइव मीडिएटर बताने हैं: काइनिन सिस्टम, क्लॉटिंग सिस्टम, फिब्रोनेलिटिक सिस्टम, कंप्लीमेंट सिस्टम। कंप्लीमेंट सिस्टम के अंदर सारी कंप्लीमेंट प्रोटीन होती है, C1 से लेकर C9 तक। काइनिन सिस्टम के अंदर ब्रेडिकाइनिन वगैरह रिलीज होगा, प्रोटीजेस, एक्टिवेटेड कोलेजिनेसेस वगैरह आएंगे, और कंप्लीमेंट एक्टिवेशन ऑफ हैगमैन फैक्टर। आफ्टर माइनर ट्रॉमा, बिग टो, और व्हाट इज द मॉर्फोलॉजिकल पैटर्न ऑफ दिस इन्फ्लेमेशन? ये हमारे पास है एक्यूट इन्फ्लेमेशन। एक्यूट इन्फ्लेमेशन का मॉर्फोलॉजिकल पैटर्न इस केस के अंदर हमारे पास है सीरियस इन्फ्लेमेशन होती है, फिब्रिनस। इस केस के अंदर हमारे पास एब्सेस बनी हुई है सेपरेटिव इन्फ्लेमेशन की वजह से, पोलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल, नेक्रोटिक सेल, एडिमा, बैक्टीरिया वगैरह आएगा। एब्सेस जो है वो लोकलाइज होती है पर्लेंट इन्फ्लेमेशन में। हिस्टोलॉजिकली हमारे पास सेंट्रल कोर होगा नेक्रोटिक टिश्यू का, और वॉलिंग ऑफ इफेक्ट होगा ड्यू टू फिब्रो कोलेजन टिश्यू। इनलेस मॉर्फोलॉजिकल पैटर्न ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन: सीरियस इन्फ्लेमेशन होता है, फिब्रिनस होता है, सेपरेटिव होता है। एक्सप्लेन 3 आउटकम्स इन्फ्लेमेशन के। आउटकम क्या होते हैं? या तो रिजॉल्व हो जाएगी, या क्रॉनिक के अंदर चली जाएगी, या फिर हमारे पास टिश्यू के ऊपर स्कारिंग हो जाएगी। आउटकम ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन वही है, रेजोल्यूशन, टिश्यू डिस्ट्रक्शन हो जाएगी, या फिर हमारे पास स्कारिंग हो जाएगी, या क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। अ स्टाफ नर्स एक्सीडेंटली प्रिक्ड हर फिंगर ड्यूरिंग रीकैपिंग द सिरिंजेस, द साइड बिकम रेड एंड टेंडर। इसके अंदर कौन सी डिफाइन एक्यूट इन्फ्लेमेशन? एक्यूट इन्फ्लेमेशन इज द रैपिड रिस्पांस टू इंजरी और माइक्रोब्स और अदर फॉरेन सब्सटेंसेस डिजाइंड टू डिलीवर ल्यूकोसाइड प्लाज्मा प्रोटीन टू द साइट ऑफ इंजरी। कॉजेस इन्फेक्शन, ट्रॉमा, फिजिकल इंजरी, केमिकल इंजरी, इम्यूनोलॉजिकल इंजरी, टिश्यू डेथ हो सकती है। एक्यूट और क्रॉनिक के दरमियान डिफरेंस ये हो चुका। और ये एक्यूट इन्फ्लेमेशन की डायग्राम है, जिसके अंदर यहाँ तो एक्यूट इन्फ्लेमेशन रिजॉल्व हो जाएगी, यहाँ फिर एक्यूट से क्रॉनिक बन जाएगी, यहाँ फिर टिश्यू की स्कारिंग हो जाएगी।